हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेस में। आज हम कंटिन्यू करेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ा है या लॉ ऑफ इनर्शिया को पढ़ा है। आज हम सेकंड लॉ को पढ़ेंगे और सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले एक मेन क्वांटिटी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मोमेंटम। वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है? मोमेंटम। अब मोमेंटम होती क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एक क्वांटिटी पोजेस करता है जिसको मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम प्रोडक्ट होती है। मोमेंटम क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मोमेंटम हमारे पास होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, देखो सपोज करो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो इसकी मोमेंटम रहेगी वो हमारे पास mv रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास? mv। इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्लियर? अगर हम बात करें तो जो मोमेंटम रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है मास के, और मोमेंटम डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल रहती है हमारे पास v के। अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज करें ये एक्सिस हमारे पास मास का है, ये मोमेंटम का, तो ये लीनियर ग्राफ इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर? और अगर मास और वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ करेंगे तब भी क्या आएगा? लीनियर। मीन्स वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम इंक्रीज होगी, मास को इंक्रीज करेंगे तब भी हमारे पास मोमेंटम क्या होगी? इंक्रीज। अभी एक प्रोडक्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी का, तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगी? जो मोमेंटम हमारे पास होगी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर? अगर बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट हमारे पास क्या होंगे? मास के क्या होते हैं? किलोग्राम, और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट जो हमारे पास मोमेंटम के होंगे मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब बात करते हैं जो मोमेंटम होती है वो रोल प्ले करती है इसके अंदर, सेकंड लॉ के अंदर। क्योंकि जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करते हैं या हम उस ऑब्जेक्ट को फास्ट करते हैं, तब हम उसकी मोमेंटम को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मीन्स अगर मोमेंटम हमारे पास, उसका मास कांस्टेंट, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज करें तो उसकी मोमेंटम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो हमें क्या बोलता है? सेकंड लॉ क्या बोलता है? द रेट चेंज इन मोमेंटम, द रेट change in momentum, rate change in momentum is directly proportional, is directly proportional to external force acting on it। मीन्स जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो भी उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इसको आप अनबैलेंस फोर्स भी देख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में होगा? जिस मोमेंटम में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है हमारे पास? तो मीन्स यहां से अगर हम मैथमेटिकल लिखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp ओवर dt, वेयर यहां पर d जो होता है वो होता है चेंज, t होता है dp ओवर dt, और p हमारे पास होती है मोमेंटम, अभी हमने किया था कि p से डिनोट करते हैं, और t हमारे पास टाइम है, और f जो है हमारे पास फोर्स होता है। और डायरेक्टली हम यूज नहीं करते तो हम क्या यूज करते हैं? F इज इक्वल टू के डी पी ओवर डी टी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है k, और एसआई यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है। एसआई में अगर बात करें k की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फोर्स किसके इक्वल हम जनरली लिखते हैं? F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ये हमारा क्या है? सेकेंड लॉ। क्या है हमारा ये?
सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ हमें बताता है कि जो रेट चेंज होता है मोमेंटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी फोर्स पे अप्लाई करोगे। अगर उसी डायरेक्शन में अप्लाई करोगे जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज मोमेंटम क्या हो जाएगी हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किसकी? सेकंड लॉ की। किसकी? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ। मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ कि अब क्या निकालेंगे हम? मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं? let us consider a object having mass m। सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास क्या है हमारे पास? m एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मीन्स किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है? u। क्या मान ली हमने? u। अब क्या किया? फोर्स लगाया। इफ f force is applied, if f force is applied for time t, then change the velocity into v। तो हमने क्या किया? t टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया। अगर हमने इस ए ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। यहाँ t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ t इज इक्वल टू t टाइम के लिए, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या बन गई? v। क्या बन गई? v। मास तो इसका सेम रहेगा। तो अब हमें क्या निकालना है? यहाँ मैथमेटिकल प्रूफ करना है। अगर हम यही से बात करें बेटा, देखो अगर जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया t 0 था तब मोमेंटम कितनी थी? अगर हम बात करें कि जिस टाइम तक फोर्स नहीं लगाया था तो यहां आएगी इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम क्या है ऑब्जेक्ट की? इनिशियल मास, मास तो m है, इंटू इनिशियल वेलोसिटी u, यही आएगी। और फाइनल मोमेंटम वो क्या आएगी हमारे पास? ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगी हमारे पास? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो फोर्स होता है, जो हमारे पास क्या होता है? फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब यही वैल्यू अगर हम पुट करें तो जो फोर्स होगा F वो किसके इक्वल आएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन है? ये वाली, इसको हम P I बोल देते हैं इनिशियल, ये P F है फाइनल। तो फाइनल कौन सी है? M V माइनस M U डिवाइड बाय T। अब यहाँ पर M कॉमन ले सकते हैं, V माइनस यू डिवाइड बाय T इज इक्वल टू F। अब जो ये टर्म है ये हमारे पास V माइनस यू बाय T, ये क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो F किसके इक्वल आएगा? F इज इक्वल टू m a। दिस इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। तो हमारे पास F क्या आया? F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया मास के और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल आया एक्सेलरेशन के, मींस F A इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास क्या है?
सेकंड लॉ किया क्या हमने, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस पे एफ टाइम के टी टाइम के लिए एफ फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी यू से, तो हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, तो वहां से हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये है हमारे पास सेकंड लॉ। और फोर्स के यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन्स। और 1 न्यूटन को अगर हम डिफाइन करना हो तो अगर हमारे पास m की वैल्यू भी 1 हो जाए, a की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, f की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इस 1 न्यूटन हो जाएगा। अगर उसको हम डिफाइन करना हो, हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ ए यूनिट मास द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए यूनिट मास टू यूनिट एक्सेलरेशन, मींस अगर एक यूनिट मास को आप एक्सेलरेट करना चाहते हो एक यूनिट एक्सेलरेशन से, तो जितना फोर्स आपको चाहिए होगा उसको आप क्या बोलोगे, 1 न्यूटन। क्या बोलेंगे हम, 1 न्यूटन। अब एग्जांपल्स की बात अगर हम कर लें, सेकंड लॉ जो होता है हमारे पास, अगर उसकी एग्जांपल्स की बात करें, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग दी बॉल, कि अगर कोई भी बॉल है उसको कैच करते टाइम हमारे पास जो प्लेयर है होता है वो अपने एग्जांपल्स यहां पर बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, कि एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है वो अपने हैंड्स को डाउन क्यों करता है कैच करते टाइम, तो रीजन क्या होता है, F इज इक्वल टू dp ओवर dt, हमने यही पढ़ा है। मींस अगर वो हैंड को डाउन करेगा तो टाइम को क्या करेगा, इंक्रीज। क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस फोर्स कम लगेगा हैंड पे और उसको इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। दूसरा एग्जांपल हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह हैं, उन पे क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, सोकर्स। क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, जो फोर्स अप्लाई होगा जब भी वो ऑन दी रोड जाएगा, कि वो कम फोर्स अप्लाई हो, टाइम ज्यादा उसको मिल जाए। दिस आर द एग्जांपल हैं जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के। अब बात करते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ बड़ा ही इजी टाइप में उन्होंने बोला है। न्यूटन थर्ड जो लॉ है न्यूटन का, वो क्या कहता है हमें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या कहता है, कि हर एक्शन के लिए उसके अपोजिट बिल्कुल एक रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक हम बॉल को लें और दीवार पे स्ट्राइक करवाएं, तो जो बॉल होती है वो रिबाउंड होके बैक आती है, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, कि हर वो जो एक्शन होता है, एक्शन से दीवार से टकराई है बॉल और रिएक्शन की वजह से वो वापस आई। काफी सारे एग्जांपल हैं थर्ड लॉ के। अगर हम बात करें वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, वो भी डिपेंड करता है एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर। रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि जब गन से बुलेट को हम फायर करते हैं तो हमारे पास जो गन होती है तो वो क्या करती है, बैक आती है, तो वो बैकवर्ड मोशन जो होता है, रिकॉइल बोलते हैं उसको। रिकॉइलिंग ऑफ गन भी किसका एग्जाम्पल होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इजी है और काफी सारे केसेस में हमारे पास यूज होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं यहां पर फिक्स्ड। मींस फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, the total momentum of the system is remain
कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है, फॉर ए आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर की तरफ से कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं है। अगर कोई भी सिस्टम पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। मीन जिसपे हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, उस फोर्स के लिए जो टोटल मोमेंटम रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो टोटल मोमेंटम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलो हम इसको ना मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं और समझते हैं कि वो कैसे हमारे पास रहेगी। तो जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। क्लियर। अब बात अगर करें प्रूफ की, तो प्रूफ की जब हम बात करते हैं, सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें गैस पार्टिकल्स हैं, वो रैंडमली एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, तो हमने एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्योंकि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने। अब हम क्या कर लेते हैं, ये आइसोलेटेड जो सिस्टम है इसमें हम सिर्फ दो पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। हमने क्या किया, दो पार्टिकल को कंसीडर किया। लेट टू पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2 मूविंग with velocity u1 and u2 कि ये दो पार्टिकल हैं, एक ये पार्टिकल है हमारे पास, सेकंड ये पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। क्लियर हुआ। ये u1 वेलोसिटी से मूव करता है, ये u2 वेलोसिटी से मूव करता है। अगर u1 वेलोसिटी ग्रेटर है u2 से, तो ये आपस में टकराएंगे। मींस टकराने के बाद अगर ये दोनों पार्टिकल आपस में टकराए, उसके बाद ये दोनों पार्टिकल अपार्ट हो जाएंगे। अब इसकी टकराने के वजह से, कोलिजन की वजह से हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो m1 था उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जिसको हम v1 बोल देंगे, और जो m2 था उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, उसको क्या बोल देंगे, v2। अब देखो बिफोर द कोलिजन, और ये जो हमारे पास ये तो था बिफोर द कोलिजन, और जो ये पोर्शन है आफ्टर द कोलिजन, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, टोटल मोमेंटम फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यही बोलता है कि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी कि हैविंग वेलोसिटी ये है, इफ u1 greater than u2, then they collide and their velocity changes। उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, एक v1 में एक v2 में। तो अब हमें प्रूफ करना है। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल की, मोमेंटम ऑफ, इसको अगर हम ए मान लें, ए बी, ये ए बी, तो मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या आएगी, m1 u1, यही आएगी मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन अगर बी की बात करें, मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन, वो m2 u2 आएगी। क्लियर। अब मोमेंटम ऑफ ए
आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या बनेगी? अब देखो आफ्टर कोलिजन मास क्या है m1, वेलोसिटी क्या है v1, और जो वेलोसिटी रहेगी मोमेंटम रहेगी आफ्टर कोलिजन b की आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या रहेगी m2 v2, यही रहेगी हमारे पास। क्लियर है? अब जब हमारे पास वेलोसिटी मोमेंटम हमें पता है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, हमने तो चेंज चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम अगर सपोज करे कि जब हमारे पास ए स्ट्राइक करेगी बी से, अगर ए स्ट्राइक करेगी बी से तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेगी ए किसके ऊपर, बी के ऊपर। अगर ए बी से स्ट्राइक करेगी तो मोमेंटम किसकी चेंज होगी, बी की चेंज होगी। मीन्स अगर हम बात करें कि मोमेंटम हमारे पास मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, अगर ए पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम ए की ही चेंज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर हम लिखना चाहें कि जो फोर्स ऑन ए, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ए बी पे फोर्स लगाएगी, बी ए पे फोर्स लगाएगी। क्लियर है हमारे पास? तो फोर्स ऑन ए क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम, यही आएगा। क्लियर? अब चेंज इन मोमेंटम, ए की मोमेंटम में कितना चेंज आया है, फाइनल मोमेंटम हो गई है m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम क्या थी माइनस m1 u1। क्लियर? डिवाइड बाय t, यहां पर टाइम जब हम मान लेते हैं 0 था, ये आफ्टर कोलिजन की बात है जब टाइम t हो गया। क्लियर हुआ? अब फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी, तो चेंज इन मोमेंटम बी की आएगी। बी की मोमेंटम कितनी चेंज हुई, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय t। क्लियर है तक का? मीन्स चेंज इन मोमेंटम, तो अगर फोर्स बी पे लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम बी की आएगी, वो हमने यहां पर इसको क्या कर लिया, राइट कर लिया। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, फोर्स ऑन ए इक्वल होगा बट नेगेटिव होगा फोर्स ऑन बी, क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, बट अब क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर अपोजिट होगा तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, m1 v1 माइनस m2 m1 u1। क्लियर? कि हमारे पास m1 v1 माइनस m1 u1 बाय t, ए की वैल्यू पुट कर ली, माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय t, t से t कैंसिल, t से t हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब t से t अगर हमारे पास कैंसिल हो गया है यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1, और उस साइड ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा m2 u2, जो पहले m2 किसका था, नेगेटिव का था, वो माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस m2 v2, यही आएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक का? अब इस साइड को हम इधर कर देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, हमने इसको इधर भेज दिया और इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखने की बात हमारे पास ये है कि जो m1 v2 ये कौन सी मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन, और ये कौन सी है, बिफोर कोलिजन। दोनों आपस में क्या है, बराबर, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हमने यही प्रूफ करना था कि टोटल मोमेंटम क्या रहेगी सिस्टम की, कांस्टेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास था प्रूफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम का। इसके कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही हमारे पास बेस होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब जो नेक्स्ट और लास्ट
टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है कि जब आप गन से फायर करते हो तो गन बैक आती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन मींस गन जो बैक आती है। रिकॉइल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, जिस वेलोसिटी से गन वापस आएगी उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। लेट हमारे पास ये कोई गन है, क्लियर, ये कोई हमारे पास गन है। जब हम इससे फायर करेंगे तो एक बुलेट जाएगी हमारे पास। तो देखो अब जब तक हमने फायर नहीं किया, इसका मास कितना है, गन का मास है m, कैपिटल M, और जो बुलेट इसके अंदर है उसका मास है स्मॉल m। अब जब वेलोसिटी तो इन दोनों की 0 है, क्लियर, तो लेट मास ऑफ गन, गन का मास कितना है, कैपिटल M, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m। जब हम इसको फायर किया, बिफोर द फायरिंग जब तो वेलोसिटी 0 थी, बिफोर आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, हम मान लेते हैं v, कैपिटल V, और वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो क्या है हमारे पास, स्मॉल v, क्या है हमारे पास, स्मॉल v, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, टोटल मोमेंटम क्या होगी, 0। अब देखो यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो मोमेंटम वेलोसिटी का और मास का प्रोडक्ट होता है, इसलिए बिफोर फायरिंग हमारे पास मोमेंटम 0 है, बिफोर फायरिंग हमारे पास क्या है, मोमेंटम 0। और जिस टाइम यहाँ पे बुलेट निकली इसमें से आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम हमारे पास होगी, मोमेंटम क्या क्या होगी, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि दोनों की मोमेंटम अलग अलग होगी तो दोनों की मोमेंटम का सम आफ्टर फायरिंग तो वही रहेगा, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग क्या है, इक्वल होगी मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अगर इक्वल होगी तो मीन 0 इक्वल होगी m1, सॉरी कैपिटल M, क्योंकि हमने कैपिटल M ही माना है मास को, कैपिटल M V प्लस स्मॉल m V, और हमें वेलोसिटी चाहिए रिकॉइल ऑफ गन की, तो V बराबर हमारे पास क्या आएगा, इसको उस साइड भेजेंगे -v और ये m डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमारे पास जो गन होगी वो क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। ये चैप्टर जो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।